जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अभी तक हमने प्रमुख तौर पर इस अध्याय में बहुत सारी बातों को समझ लिया। जैसे हमने अपने प्रारंभिक समाज को समझा, उसमें हमने स्त्रियों को समझा, स्त्रियों की क्या भूमिका है समाज में, समाज को समझा हमने। देखिए, इतिहास में प्रमुख तौर पर हम राजा रजवाड़ों को पढ़ते हैं, लेकिन राजा रजवाड़े तभी अपने वैभव को कायम रख सकते हैं जब समाज होगा। बिना समाज के आप राजा रजवाड़ों का कोई महत्व नहीं है। राजा रजवाड़ों का महत्व तभी है जब समाज है। तो हमने समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को समझा। पैतृक समाज को समझ लिया हमने महिलाओं की स्थिति को समझ लिया, हमने विवाह की पद्धतियां समझ ली, हमने वर्ण व्यवस्था को भी समझा, और वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से जाति व्यवस्था में परिवर्तित हुई हमने ये भी समझा। और वो कौन से वर्ग हैं जो जातीय व्यवस्था में रहते हुए भी जाति व्यवस्था से अलग थे, इन चीजों को भी हमने समझ लिया। अब हम चल रहे हैं संसाधनों को समझने, संपत्ति को समझने कि संसाधन और संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से था समाज में, क्योंकि मूल तौर पर सारी चीजें संसाधनों पर आकर ही टिक जाती है। सब चीज क्या है, जिसके पास जितने रिसोर्स होंगे वो उतना ही संपन्न और शक्तिशाली होगा। आज अमेरिका अगर इतना शक्तिशाली है तो उसके पीछे क्या है, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, चाहे वो सैनिक संसाधन हो, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, इसलिए वो दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट पावर देश बना बैठा है। और अगर उसके संसाधन उससे छिन जाए तो उसकी पावर भी उसके हाथ से निकल जाएगी। सारा खेल है संसाधनों का। ब्रिटेन बर्बाद हुआ, ब्रिटेन अगर युद्ध नहीं लड़ता तो वो दुनिया का सबसे अमीर देश आज भी बना रहता। फ्रांस भी नहीं लड़ता तो वो दुनिया का आज भी अमीर देश बना रहता। इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तो यही समाज में भी बात आती है। समाज में जो आज ताकतवर है उसके पास संसाधन सबसे ज्यादा है। अंबानी साहब, अडानी साहब, या टाटा साहब, या बिरला साहब, महिंद्रा साहब, ये लोग इतने ताकतवर हैं तो क्यों है? क्योंकि इनके पास संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो आप संपत्ति ले लें, चाहे आप रिसोर्सेज ले लें, इनके पास बहुत मात्रा में है। तो यही चीज यहां पर भी आप चल रहे हैं समझने। हमारे समाज में भी संसाधनों का बंटवारा कैसा था, संसाधनों का बंटवारा समाज ने आपस में कैसा कर रखा था, और इसमें जातियों की क्या भूमिका थी, इसमें लिंग का क्या योगदान था, ये सारी बातें आप चल रहे हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं संसाधन एवं प्रतिष्ठा, संपत्ति का अधिकार, आधार, लिंग। समझ में आई बात? मैंने आपको बताया है भारत देखिए, सिंधु घाटी काल में भारत एक पितृसत्तात्मक समाज नहीं था, वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था, ठीक है। और वैदिक काल जहां दोनों के पास समान अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे समाज में पितृसत्तात्मकता प्रभुत्वशाली होती चली जाती है। हमारे समाज में पितृसत्तात्मक का आधिपत्य स्थापित होने लगता है। तो पितृसत्तात्मकता जब आती है तो पितृ सत्तात्मकता का प्रमुख आधार होता है पुत्र। लिंग के आधार पर भेदभाव होने लगता है। पुत्री को घर में रख दिया जाता है और पुत्र को सामाजिक बनाया जाता है। यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति थी, आज तक, आज भी है। आज भी आप देखेंगे जिस प्रकार के अधिकार पुत्र को दिए जाते हैं, उस प्रकार के अधिकार, उस प्रकार की छूट पुत्री को कदापि नहीं दी जाती है। यह आप समझ लीजिए। आज भी समाज में आप देखिए, महिलाएं ही महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। महिलाएं ही महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अगर पिताजी कह रहे हैं कि पुत्री का विवाह होना चाहिए, तो माताजी ये कदापि नहीं कहेंगी कि पुत्री का विवाह नहीं, पुत्री को पढ़ाया जाना चाहिए, ये कदापि नहीं कहेंगी। या पुत्री कह रही है कि मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूं, तब भी मम्मी साथ देने वाली नहीं है। मम्मी साथ किसका देंगी? मम्मी साथ पापा का ही देंगी, क्योंकि उनकी मानसिकता पर भी पितृसत्तात्मकता हावी है। उनका भी ये मानना है कि जो मेरे पुरुष सोच रहे हैं मेरी पुत्री के लिए वो ही उचित
है। ये पितृसत्तात्मकता का प्रभाव है, ये उनकी गलती नहीं है। पहली बात तो ये समाज ने उनके मस्तिष्क में बिठा दिया है कि आपको अपने पति के खिलाफ नहीं जाना है। आपका पति आपका स्वामी है, आपका देवता है, भगवान है। ये हमारे समाज ने उनके मन में बिठा दिया है, और ये एक दिन में नहीं बिठाया गया, ये एक लंबे समय से चला आ रही पद्धति। एक दिन में कुछ नहीं हुआ। जातिवाद एक दिन में स्थापित नहीं हुआ, वर्ण व्यवस्था एक दिन में स्थापित नहीं हुई। इसे स्थापित करने में हजारों साल लगे हैं। हजारों साल से ये शोषण चला आ रहा है, और महिलाओं का शोषण तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। महिलाओं के साथ शोषण आज भी हो रहा है, और उनके खुद के घर में होता है, और उनको पता तक नहीं चल पाता। उनको रीतियां बता दी जाती। ये तो परंपरा है पुत्री, ये तो परंपरा है। साला वही परंपरा लड़के के लिए बदल जाती है, पर क्यों बदल जाती है भाई उसके लिए? हाँ, उसके ऊपर भी तो वही परंपरा ला दी है ना। हमारे लिए अलग परंपरा, उसके लिए अलग परंपरा। क्या वो हमारे बिना समाज का निर्माण कर लेगा? कभी किसी ने प्रश्न करा? क्या हम समाज के अभिन्न अंग नहीं है? प्रश्न करिए इस चीज को। पर प्रश्न करने के लिए आत्मशक्ति आनी चाहिए, और यह आत्मशक्ति आएगी कैसे? ज्ञान से। लड़कियों को ज्ञान से भी बहुत दूर रखा गया। लड़कियों को एक लंबे समय तक ज्ञान से बहुत दूर रखा गया। यह माना जाता था इनको तो पराये घर जाना है, इनको पढ़ने की क्या जरूरत, क्या करेंगी ये पढ़कर। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार पढ़ता है। और लड़का परिवार नहीं पढ़ाता कभी भी, लड़का घर से बाहर ही रहता है। ये तो हकीकत है। वो कभी भी एक बच्चे को पालने का काम मां करती है, ये तो हकीकत है। और 7 साल में जितना बच्चे का विकास, मानसिक विकास होता है ना, उतना फिर नहीं होता। और 7 साल तक बच्चा घर में ही खेलता कूदता, मां ही उसका सबसे बड़ा संसार होती है। और अगर मां शिक्षित है तो बच्चा भी शिक्षित होगा, और अगर मां मूर्ख है तो बच्चा भी वो कौशल नहीं सीख पाएगा जो वो सीख सकता था। देखो, सीखेगा तो है ही बाद में, लेकिन वो कौशल जो वो छोटी उम्र में सीख सकता था वो नहीं सीख पाएगा। और आज के टाइम पर आप देखो हमारे समाज में बच्चों को, आप 12वीं क्लास में आ जाते हैं बच्चे और उनको रीडिंग नहीं आती। उनको रीडिंग नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनको 1 साल से लेके 7 साल तक कुछ सिखाया ही नहीं गया, उनको शब्दों का ज्ञान ही नहीं दिया गया ऐसा ही ढंग से। और अगर वही माँ पढ़ी लिखी होती तो क्या होता? माँ पढ़ी लिखी होती तो अपने बच्चे को पढ़ाती, क्योंकि वो भी पढ़ाई का महत्व जानती है। और जब वो पढ़ाई का महत्व जानती है तो वो पढ़ाएगी। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हर लड़की खराब नहीं है, हर लड़का खराब नहीं, हर पिता खराब नहीं है। समझ में आई बात? समाज में हर प्रकार के लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर लड़की खराब है, हर लड़की अपनी सास को मारती है, हर सास अपनी बहू को मारती। ये कदापि सत्य नहीं है, ये कदापि सत्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये समाज आज इतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहा होता, बर्बाद हो चुका होता। तो ये सत्य नहीं है। समाज अच्छा है, बहुत अच्छाइयां हैं समाज में, लेकिन बुराइयां भी इसी समाज में है। और ये हमारा दायित्व है कि हम उन बुराइयों को समझें और उन्हें बाहर करने का प्रयास करें, जैसे कि अब आज के टाइम पर हम कर रहे हैं। आज हम लड़कियों को वो मौके, वो अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और आज के पिताओं को भी ये चीज स्वीकारना पड़ेगा और अपनी पुत्रियों को वो अवसर प्रदान करने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने सपनों की उड़ान भर सकें। और ये हर लड़की को पता है कि समाज में दोनों लिंगों का एक समान महत्व है, सबको पता है। तो आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। आपको उसकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है। आप पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप चाह कर भी एक दूसरे से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, दूर नहीं जा सकते। समझ में आई बात? आपको अट्रैक्ट ही होना है। तो यही समाज यहां पर भी है।
और इतिहास वास्तविक तौर पर समाज का ही चरित्र है, और अगर आपने समाज नहीं समझा तो आपने इतिहास नहीं समझा। आइए अब समझते हैं। और लड़कियों को खासकर संपत्ति से दूर ही रखा गया है सदैव, कि तुम स्त्री धन लो और तुम जाओ, फिर मत आना मांगने के लिए, जो भी है वो अब भाई का है। लेकिन आज के समय पर परिस्थितियां बदल रही हैं। आज के समय पर यह माना जाता है कि पुत्री का भी अपने पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना पुत्र का, ठीक है। पर पहले ऐसे नहीं था, और ये ब्राह्मणों ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। मनुस्मृति में साफ स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया था कि स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, उन्हें जो दहेज मिलेगा सिर्फ वही उनकी अपनी संपत्ति है। ये महर्षि मनु जी ने लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये मेरा कहा कुछ नहीं है, तो इसका मैं उत्तरदायी नहीं हूं, ठीक है। महर्षि मनु जी का ही ये कथन है कि स्त्रियां समाज में सिर्फ घर को सजाने के लिए हैं, उनका कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, उनका जो भी दायित्व है वो पारिवारिक दायित्व है, गृहस्थ दायित्व है। सामाजिक दायित्व सारा का सारा पुरुषों का है। मैंने शब्द क्या प्रयोग किए हैं? सामाजिक दायित्व नहीं है, सारे के सारे पारिवारिक दायित्व है, सारे के सारे गृहस्थ दायित्व है। शब्दों को बहुत तोल मोल कर प्रयोग किया है मैंने ये कदापि नहीं कहा कि लड़कियों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं है, पारिवारिक अधिकार है, गृहस्थ अधिकार है। ये कदापि नहीं कह रहा हूं कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। समझ में आई बात? सामाजिक मतलब समाज में आपका कोई वो नहीं है रोल। समाज में जो रोल है वो सारा का सारा पुरुष का है। आइए पढ़ते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि विभिन्न वर्गों का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उदय हुआ। उनकी सामाजिक स्थिति अथवा वर्चस्व उनकी आर्थिक स्थिति के संबंधित था, अर्थात उनका सामाजिक स्थान अथवा पद इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण था। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम संसाधनों पर नियंत्रण के सामाजिक आश्रय का परिणाम परीक्षण करें। देखो, सारी चीज संसाधनों पर ही आकर टिक जाती है। जिसके पास जितनी जमीन होगी वो उतना ही ताकतवर होगा। उस समय सबसे बड़ा संसाधन कुछ था तो वो क्या था? जमीन। आज भी सबसे बड़ा संसाधन कुछ है तो वो क्या है? जमीन। जिसके पास जितनी जमीन है वो उतना ही ताकतवर है, उतना ही ताकतवर है, उसका उतना ही वर्चस्व है समाज में। जितनी जमीन उतनी ताकत। तो जिसने जितनी जमीन पर नियंत्रण स्थापित किया उसका समाज में उतना ही। अब साम्राज्यवाद क्या था? साम्राज्यवाद क्या है? अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार है ना। भौगोलिक सीमा का विस्तार मतलब अपनी भूमि का विस्तार। और जितने ज्यादा आपके पास भूमि आएगी उतना ज्यादा आपके पास क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, है ना। समझ में आई बात? तो ये आप ये जानिए, लड़कियों को एक लंबे समय तक संसाधनों से दूर रखा गया। और सबसे बड़ा संसाधन इस धरती पर कुछ है तो वो धरती ही है। धरती से बड़ा संसाधन इस धरा पे कुछ नहीं है, ठीक है। आगे सुनो। महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रकरण वह है जिसमें उल्लेख है कि कौरवों एवं पांडवों के बीच दीर्घ काल से चली आ रही प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य के परिणाम स्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। कौरवों के धोखे के कारण युधिष्ठिर एक एक करके अपना स्वर्ण, सेना, कोष, राज्य एवं प्रजा की संपत्ति अपने अनुजों एवं उसके बाद स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके बाद उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। तो ये सारी चीजें संपत्ति। अब यहां पर देखो, एक स्त्री को क्या माना गया है? एक संपत्ति माना गया। किसकी संपत्ति? पुरुष की संपत्ति। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कदापि मुझ पे मत लेना। यहां पर आप अपने आप को संपत्ति माने, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप मेरे को कैसे संपत्ति मान सकते हैं? मैं भी इंसान हूं भाई। मेरे पे मान लिया मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, परंतु मेरा भी अपना एक अलग अस्तित्व है।
मुझे आप कैसे बेच सकते हैं, मुझे आप कैसे दांव पे लगा सकते हैं। आप देखिए महाभारत में ये जो दिखाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी समाज में और आज भी क्या है। आज भी महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है, ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको इस कथन के माध्यम से। धर्मशास्त्रों में भी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित इसी प्रकार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति एवं जायदाद पर पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग होना चाहिए, परंतु स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। वही बात कही ना जो मैंने आपसे कही, वही बात है ना। मनुस्मृति क्या कह रही है, ऋषि मनु क्या कह रहे हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्रों का तो अधिकार है, परंतु पुत्री अर्थात स्त्रियां अपने पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मांग सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि मनु कह रहे हैं, ये मेरा कथन कदापि नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। परंतु स्त्री को विवाह के अवसर पर जो उपहार आदि मिलते थे उन्हें स्त्री धन कहा जाता था और उन पर केवल उसी स्त्री का पूरा अधिकार होता था। वरन इस संपत्ति को उसकी संतान भी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस प्रकार स्त्री धन कही जाने वाली संपत्ति पर पति के किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। ये देख लो आप, जो भी आपको दहेज में चीज मिल रही है उस पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ आपका है, उसके अलावा कदापि किसी का नहीं है। तो आज आप देख लीजिए हमारे देश में कब से स्त्री धन के नाम पर चीजें चली आ रही हैं। जो भी दे रहे हो आप अपनी बेटी को दे रहे हो, जो भी दे रहे हो अपनी बेटी को दे रहे हो, और उसी बेटी को देने के चक्कर में बाप पूरा लुट जाता है। अरे भैया अपनी जमीन का टुकड़ा दे दे, काम खत्म करना। समझ में आई बात? वो रहेगा तो वो जिंदगी भर काम आएगा, और ये स्त्री धन साला एक दिन बाद खत्म हो जाएगा। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन उसकी एक उम्र सीमा है, वो जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। समझ में आई बात? उसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, वो कब तक चले, लेकिन इनकी सबकी एक उम्र सीमा है। आप गाड़ी भी दे रहे हो, कार दे रहे हो, तो कितने 25 साल 30 साल, इससे ज्यादा कहां चलेगी वो। समझ में आई बात? तो स्त्री धन पर संपत्ति नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई जिससे कि स्त्रियां अपने आप पुरुष के अधीन हो जाएं। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता मैंने आपको बताई रखी है, कौन सी है? आर्थिक स्वतंत्रता। और महिलाओं के पास कोई आर्थिक स्वतंत्रता का आधार ही नहीं था, जिस कारण से एट द एंड उन्हें अपने पति के अधीन होना ही पड़ता था। कितना स्त्री धन दे दोगे भाई आप? कितना स्त्री धन दे दोगे? एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप संपत्ति ले रहे हो तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक आप बेचते नहीं हो अपनी मूर्खता से, वो तब तक खत्म होने वाली चीज नहीं है। समझ में आई बात? वो हमेशा आपको देती रहेगी। वो एक कैपिटल गुड है। क्या है वो? कैपिटल गुड है, जिससे पैसे से पैसा बनता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस प्रकार स्त्री धन कही जाने वाली संपत्ति पर पति के किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी गई, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है कि महिलाएं गुप्त तौर पर कोई भी धन नहीं रख सकती। ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति कह रही है कि लड़कियों को किसी भी प्रकार से गुप्त संपत्ति रखने का, गुप्त धन रखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जो भी धन रखना है उन्हें अपने पति को तो बताना ही बताना है कि हे स्वामी, मैंने ये धन आपसे छुपा कर रखा है, क्या मैं छुपा के रख सकती हूं? तो कैसे छुपा के रख पाओगी आप? लेकिन होता तो रखती तो है फिर भी। उपयुक्त विवरण से एक बात स्पष्ट है कि शास्त्रों ने स्त्रियों के संपत्ति अथवा संसाधन पर अधिकार को मान्यता नहीं दी है। इस बात के छुटपुट संकेत तो मिलते हैं कि
राजकीय परिवारों अथवा समृद्ध एवं उच्च परिवारों की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, परंतु सामान्यतः भूमि, पशु एवं धन अथवा संपूर्ण संसाधनों एवं जायदाद पर पुरुषों का ही अधिकार होता था। हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि प्रभावती गुप्त के हाथों में वकाटक वंश की राज सत्ता आ गई थी, परंतु वह मात्र परिस्थितिवश था और इस कारण था कि उनके पुत्र अल्पवयस्क थे और उनकी संरक्षिका के रूप में प्रभावती ने सत्ता का वहन किया, परंतु यह एक अपवाद मात्र था अथवा परिस्थिति जन्य था, जिससे स्त्री के संपत्ति संबंधी अधिकारों का कोई मानक स्थापित नहीं होता। इस संबंध में यही निष्कर्ष उचित होगा कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधन पर उसके नियंत्रण की भिन्नता के कारण अधिक प्रखर हुई। तो लड़कियों और लड़कों में ये जो अंतर आया ना, ये इसीलिए आया क्योंकि लड़कियों के पास कोई भी संसाधन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। अगर संपत्ति होती, आर्थिक आजादी होती तो क्यों भाई किसी के अधीन कोई रहता? कोई किसी के अधीन है तो है, क्यों है? अगर मैं भी अपने घर वालों के हिसाब से चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं? क्योंकि मैं आर्थिक तौर पर अभी संपन्न नहीं हूं। जिस दिन मैं आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाऊंगा तो फिर मैं भी घर वालों की बात जरूर सुनूंगा, करूंगा पर अपने मन की। समझ में? अगर उनकी बात सही लगेगी तो उनकी बात भी मान लूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन एट द एंड डिसीजन मेरा होगा जब मैं आर्थिक तौर पर क्या होऊंगा, स्वतंत्र होऊंगा। लेकिन एट ए टाइम मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरे घर वाले कहेंगे, क्योंकि मैं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हूं। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? मैं आज अभी एट ए टाइम मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं है। तो महिलाओं को तो कभी समाज में आर्थिक स्वतंत्रता मिली ही नहीं, और आज की महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो रही हैं। इसलिए आज आप देखिए चीजें बदल रही हैं, सम्मान भी बढ़ रहा है, और चीजें थोड़े हचपच भी हो रही हैं कि घर टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब घर टूट रहे हैं। 100 में से 30 का टूटना नहीं कहलाता, 70 बने पड़े हैं भाई। 70 बहुत वेल सेटल्ड है। इस यहां पर बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन है, गौरी खान और शाहरुख खान है। बड़े बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने, उदाहरण बड़े बड़े। काजोल है, अजय देवगन है, ट्विंकल खन्ना है, अक्षय कुमार है, और बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप निभाना चाहेंगे तो आप निभा सकते हैं, और अगर आप में केमिस्ट्री नहीं जम रही तो आप चाह कर भी नहीं निभा सकते, चाहे आप कैसे भी रहते हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेश के जीवन से बढ़िया है कि अलग हो जाओ भाई। कलेश मत करो एक दूसरे के जीवन में। कलेश से बढ़िया जीवन क्या है? अलगाव का जीवन। अलग अलग रास्ते पे जाओ, लेकिन सुख और शांति से रहो। तो आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, और इसके बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई है? शिक्षा ने। शिक्षा ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लड़कियों को भी ये बात समझ में आई है कि हमारा भी अपना एक अस्तित्व है, और हमारा अस्तित्व तब कायम हो पाएगा जब हम आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होंगे। और आर्थिक तौर पर स्वतंत्रता का अर्थ है अपने पास संसाधनों को जुटाना, और जब तक हमारे पास अपने संसाधन नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात? तो इतने लंबे समय तक आपके पास संसाधन नहीं थे। ठीक है, आगे आते हैं। संपत्ति पर अधिकार का आधार वर्ण, और ये बहुत 3 वर्णों को संपत्ति रखने का अधिकार था, लेकिन एक चौथे वर्ण को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। सीधी सीधी बात, इसमें पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, आप पढ़ लेना फिर भी, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो। 3 वर्णों को संपत्ति रखने का अधिकार था, परंतु चौथे वर्ण को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, और इसी कारण से उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। आज अगर उनकी स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है तो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। और सबसे बड़ा संसाधन मैंने आपको बता ही दिया है, क्या है सबसे बड़ा संसाधन? क्या है? भूमि। आज भी आप देखोगे भूमि पर सबसे बड़ा नियंत्रण किनका है? अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का नहीं है। आज भी उनके पास जमीन बहुत ही कम मात्रा में है।
जितनी लैंड होल्डिंग है आज भी अपर कास्ट लोगों के पास सबसे ज्यादा है, और जिसके पास लैंड होल्डिंग होगी उसी का समाज पर दबदबा होगा। समाज पे दबदबे का आधार ही संसाधन है। समझ में आई बात? जिसके पास जितने संसाधन होंगे उसका समाज में उतना ही वर्चस्व होगा। आज अगर अंबानी की इतनी बात मानी जाती है, अडानी की इतनी बात मानी जाती है, या टाटा साहब की इतनी बात मानी जाती है, और महिंद्रा की या किसी भी बड़े उद्योगपति की, तो उसका कारण है संपत्ति। समझ में आई बात? संपत्ति और संसाधन। कोई उनमें हीरे नहीं जड़े हुए हैं, कोई वो खास नहीं है, कोई उनका बहुत अच्छा फिगर नहीं है। लड़कियों के फिगर तो होते नहीं है वैसे भी, ठीक है, तो वो कोई सुंदर नहीं है ज्यादा, बस उनके पास क्या है? पैसा, संपत्ति। इसीलिए उनकी हर एक बात मानी जाती है, सुनी जाती है। समाज में जिसके पास पैसा है उसी की बात मानी जाएगी और उसी की बात सुनी जाएगी। और अगर आज समाज में जो ये SC ST समाज है उसकी स्थिति इतनी बदतर है, बद से बदतर है, तो इसीलिए है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। और अगर उसके पास संसाधन हो जाएंगे तो उसकी स्थिति भी सुधर जाएगी। भाई पढ़ाना है तब भी पैसा लगेगा, और उनके पास पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के पास कुछ है ही नहीं, पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। और हमारे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, इससे आप भी वाकिफ हैं, इससे मैं भी वाकिफ हूं। ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। शहरी क्षेत्रों की गुणवत्ता वहां के स्कूलों की गुणवत्ता से 1000 गुना बेहतर है। 1000 गुना मैं शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखे हैं वहां के स्कूल। आज भी वहां बच्चे टाट पे बैठ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड टूटा पड़ा है। यह स्थिति है गांव के बच्चों की। भारत आज भी 60% गांवों में बसता है। आज भी इस देश के 60% टैलेंट को संसाधन ही नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और सारा खेल संसाधनों का ही है। जब आप बेहतर संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराओगे तो गुणवत्ता कहां से आएगी भाई? कहां से आएगी? आप चाहते हो कि देश विश्व गुरु बने, लेकिन आप जहां संसाधन देने की जरूरत है वहां संसाधन ही नहीं दे रहे हैं। आप संसाधन ही नहीं दे रहे, और इसमें सबसे बड़ी गलती इस देश की जनता की है। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप नेता चुन रहे हैं। आप जैसा नेता चुन रहे हैं वैसा नेता कर रहा है काम। जो बोया है आपने वही तो काटोगे। अगर आपने दारू, टंगड़ी इसके नाम पर वोट दिया है तो वो भी दारू टंगड़ी उड़ा रहा है बैठ के। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें आप समझ लें बहुत अच्छे से। आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। एट द एंड ये सत्य है जीवन का, गीता का यही मर्म है। जो करोगे वही भरोगे। ठीक है, आगे सुनो। बौद्ध ग्रंथों द्वारा सामाजिक विषमताओं की भिन्न व्याख्या। बौद्ध ग्रंथों ने सामाजिक भिन्नता को किस प्रकार से परिभाषित किया है, जरा ये भी समझ लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों ने ब्राह्मणीय दृष्टिकोण अथवा धर्म सूत्र एवं धर्म शास्त्रों में वर्णित सामाजिक विषमताओं की आलोचना की है। उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमता थी, परंतु इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा प्रतिष्ठापित वर्ण व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। बौद्ध ग्रंथों ने जन्म के आधार पर सामाजिक स्थिति को अस्वीकार किया, क्योंकि उनके अनुसार यह ना तो स्वाभाविक है और ना ही अस्थायी। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संबंध में एक और तो समाज में फैली अंतर विरोधों की नियमित करने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा। दूसरे, समाज में व्यक्त विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। सुत्त पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन है, जिसमें यह कहा गया है कि आदि काल में मानव सभ्यता पूर्णतः विकसित नहीं थी तथा वनस्पति जगत भी अविकसित था। वातावरण शांतिपूर्ण था, जिसमें सभी लोग निर्विघ्न, बाधा रहित एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनकी व्यक्ति संतोषी थी एवं वे प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितने कि उन्हें एक समाज के भोजन के लिए आवश्यकता होती थी। परंतु धीरे धीरे मनुष्य के अधिकाधिक लालची, कपटी और
प्रतिहिंसक होने के साथ साथ यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। सच में यही चीज है, समाज का बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लालच, दूसरा है कपट, और तीसरा है प्रतिहिंसक। प्रतिहिंसक, ये तीन ही चीज है जिन्होंने समाज को बर्बाद किया है। लालच, कपट और प्रतिहिंसक होना, इन्हीं तीन चीजों ने समाज को बर्बाद किया है। और आप अगर इन तीन चीजों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो समाज एक सही दिशा की तरफ चला जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बौद्ध मत बहुत बेहतर है, लेकिन सभी मतों में सबसे बेहतर है, सभी मतों में सबसे बेहतर है, ठीक है, सबसे मतलब एक न्यूट्रल है वो। आप ये मानिए कि बौद्ध मत सबसे न्यूट्रल मत है, ना आपको ज्यादा हिंसक बताता है, ना ही ज्यादा आपको अहिंसक बनने के का उपदेश देता है। वो कहता है कि जरूरत के अनुसार काम करो, जहां हिंसक बनने की जरूरत है वहां हिंसक बनो, और जहां अहिंसक रहने की जरूरत है वहां अहिंसक रहो। उसने संतुलन का जीवन प्रदान किया है। बौद्ध मत इस चीज में बहुत बेहतर है, वो जीवन को संतुलित रखकर चलने की आपको क्या देता है? प्रेरणा देता है कि जीवन संतुलन है, और अगर आपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लिया तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और अगर आपने जीवन में संतुलन स्थापित नहीं किया तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संतुलन का ज्ञान कौन देता है? आपका बौद्ध मत सबसे बेहतर मत है। वो हमारे देश में नहीं प्रसारित हो पाया, वो दूसरी बात है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में वो बहुत विख्यात हुआ। आप जितने चाइना चले जाएंगे, पूर्वोत्तर के जितने भी देश हैं, उन सभी में बौद्ध मत का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है, और भारत को भी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से ही जानती है। दुनिया भारत को गौतम बुद्ध के नाम से जानती है, ना प्रभु श्री राम के नाम से, ना प्रभु श्री कृष्ण के, नहीं कृष्ण के नाम से तो जानती है। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दिया है आज के समय पर, ये तो मैं मानूंगा। अब प्रभु श्री राम की बारी है, ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध साहब को बहुत पहले ही पहुंचा दिया गया, और उन्हें पहुंचाने में अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आई बात? परंतु धीरे धीरे मनुष्य के, कहां तक आ गए थे हम? हाँ? अरे कहाँ है ये लालची कपटी? अरे भाई, हाँ मिल गया। लालची, कपटी और प्रतिहिंसक होने के साथ साथ यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। ऐसे में उन्हें एक व्यवस्था एवं राजसत्ता की आवश्यकता महसूस हुई, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन करने का निश्चय किया जो स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ हो, और जो उचित अनुचित का निर्णय कर पदानुरूप व्यवहार करने में सक्षम हो। चूंकि इस व्यक्ति का चुनाव सर्वसम्मति से होगा, इसीलिए उसे महासम्मत की उपाधि प्रदान की जाएगी, एवं उसकी सेवाओं के बदले उसे चावल का अंश समर्पित किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कहानी बौद्ध मत की है कि इस प्रकार से एक राजा की उत्पत्ति होती है। समाज में एक राजा की जरूरत ऐसे उत्पन्न हुई, और फिर लोगों ने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति को राजा बनाया, और जिसे क्या माना गया? महासम्मत। जिसे क्या उपाधि दी गई? महासम्मत। और उसकी सेवा के बदले हम उसे कर के तौर पर क्या प्रदान करेंगे? भोजन, मतलब कच्चा भोजन प्रदान करेंगे, और वो हमें हमारे समाज को न्यायोचित समाज बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये बौद्ध मत की क्या है? कहानी है। उनका विचार है कि इस प्रकार से समाज में राजनीति आई। जब समाज में राजनीति तब आई जब समाज कपटी हुआ, जब समाज लालची हुआ, जब समाज प्रतिहिंसक हुआ, एक दूसरे की जान मान तेरी करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध ग्रंथ में वर्णित यह मिथक फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो का स्मरण कराता है।
जिसने 18वीं शताब्दी में फ्रांस में मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख करते हुए राज्य की संरचना को सामाजिक अनुबंध का परिणाम बताया था। बौद्ध ग्रंथ के उल्लेख से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि जिस प्रणाली की रचना मनुष्य ने आवश्यकता अनुसार स्वयं की थी, भविष्य में वह उसमें परिवर्तित भी कर सकता था। परिवर्तन भी कर सकता था। दूसरी बात यह कि कर वह मूल्य था जो जनता राजा को उसकी सेवाओं के बदले में देती थी। तीसरी बात यह कि आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों के निर्माण में मानवीय कर्म की भी महत्वपूर्ण एवं कुछ सीमा तक निर्णायक भूमिका थी। अब आते हैं महाभारत पर। महाभारत का हमारे समाज के निर्माण में, हमारे समाज के पथ प्रदर्शन में क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मान लीजिए कि महाभारत हमारे समाज का एक शीशा है, दर्पण है। हमारा समाज वैसा ही है जैसा महाभारत में है। हमारे समाज में कुछ भी अलग नहीं है। कपटी लोग भी हैं, लालची लोग भी हैं, कुटिल भी हैं, चोर, उचक्के, डाकू, स्वार्थी, सब प्रकार के, मोही, निरामोही, सब प्रकार के लोग हैं। और महाभारत में भी आपको हर प्रकार का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। हर प्रकार का, समझ में आई बात? हर प्रकार का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा महाभारत में। तो महाभारत आप मान लीजिए कि हमारे समाज का एक किताबी दर्पण है, जिसमें अगर हम महाभारत पढ़ लेते हैं तो हम अपने समाज की उन बारीकियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे जो हमारे समाज में व्यक्त है, जो हमारे समाज की वास्तविकताओं को हमारे सामने जैसे खोल के रख देगा कि देख लो, यही तो है हमारा समाज, यही तो है हमारा समाज, और हमारे समाज में यही तो कुरीतियां हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो, पढ़ देता हूं महाभारत भी, जिससे थोड़ा बहुत समझ लेना। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व हैं और तथा कुल 1948 अध्याय हैं, जिनमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक बताए जाते हैं। महाभारत यद्यपि एक ही कुल के 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध की कहानी है, परंतु इस कहानी एवं उस युद्ध के माध्यम से इतनी घटनाओं, सामाजिक स्थिति, धार्मिक मान्यताओं और मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है कि यह भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक मानक ग्रंथ बन गया है। अगर आपको भारत के इतिहास का अध्ययन करना है तो आपको महाभारत का अध्ययन करना तो बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने महाभारत नहीं समझी तो आप भारतीय समाज को नहीं समझ सकते हैं। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है अगर आप महाभारत को नहीं समझ रहे हैं। तो भारत को समझना है तो आपको महाभारत तो समझना ही पड़ेगा। भारतीय समाज की जटिलताओं से अगर आपको वाकिफ होना है तो आपको महाभारत से भी वाकिफ होना पड़ेगा। बिना महाभारत से वाकिफ हुए आप भारतीय समाज से वाकिफ नहीं हो सकते। इतनी बात आप अपने इस मस्तिष्क में डाल लें। परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश से लिखवाया था, परंतु सामान्यतः महाभारत के लेखक के संबंध में विद्वानों का विचार है कि संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय राजाओं एवं योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे तथा युद्ध एवं उनकी विजयों के विषय में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। यह वह काल था जब ये दोनों वंश राजतंत्र के रूप में उभर कर महत्वपूर्ण हो रहे थे। महाभारत के लेखक के ही समान संपूर्ण महाभारत की रचना भी एक समय में नहीं हुई। विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना विभिन्न चरणों में हुई। इनमें से एक चरण था 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का काल, जिस समय भगवान विष्णु की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा
इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक श्री कृष्ण को विष्णु का एक अवतार माना जाता था। मतलब ये माना जाता, देखो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मान लो आप कि इसे माना जाता है कि महर्षि व्यास ने नहीं लिखा। हम अगर उस तरीके से प्रमाणिक तौर पर माने तो इसे माना जाता है कि व्यास जी ने नहीं लिखा, इसे हमारे ही जैसे सामान्य मनुष्यों ने लिखा और अलग अलग समय पर लिखा गया है। भगवान विष्णु की जिस समय आराधना हो रही थी, आप जानती हैं कि गुप्त काल हिंदू सनातन के का सबसे स्वर्णिम काल माना जाता है और उस समय विष्णु की उपासना सबसे सबसे बड़े स्तर पर की जाने लगी थी गुप्त काल में। तो उसी काल के संदर्भ में यह माना जाता है कि उसी काल खंड में इस रचना को रचा गया है। महाभारत को एक रचना माना जाता है, इसे कोई दैवीय ग्रंथ नहीं माना जाता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है, मैं तो महाभारत को भगवान ही मानता हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। इनके लिए ये ऐतिहासिक ग्रंथ एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है जिसकी रचना हमारे जैसे ही सामान्य लोगों ने की और विष्णु की उपासना में की और सामाजिक स्थितियों को बहुत ही प्रमाणिक स्थापित करने के लिए इस महाकाव्य की रचना की गई। तो यही अगला प्रश्न भी है कि महाभारत से हमारे समाज का दर्पण कैसे दिखता है। तो आपको जो महाभारत में दिखता है वही भारतीय समाज में दिखता है और सत्य है कि कर्म ही सब कुछ है और गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए इसमें दिया है, महाभारत के रण में ही दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है और मैं विदा लेता हूं। और अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप इसे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।